हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मेनली हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है प्री इक्लेम्पसिया और आगे का जो टॉपिक है वो है एब्डोमिनल इंजरी और फिर आपका इसमें न्यूमोथोरेक्स। ये सारे मैं वो टॉपिक्स आपसे डिस्कशन कर रही हूँ जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पेपर में अगर आप देख लें तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्री इक्लेम्पसिया होता क्या है। तो प्री इक्लेम्पसिया प्रेगनेंसी के टाइम में होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है, एक समस्या है जो कि गर्भवती महिला को होता है। वो सारी गर्भवती महिला को नहीं होगा, किसी किसी को होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जो रक्तचाप है वो महिला का बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो ऑर्गन्स हैं जिसमें लीवर, किडनी, हो सकता है उन पे वो गलत प्रभाव डाल रहा हो और बहुत ज़्यादा ही वो उसे डैमेज कर सकता है। ठीक है, यानी गर्भवती महिला का जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उनके ऑर्गन्स को जैसे लीवर, किडनी को डैमेज करने लगेगा। ठीक है, ये कब होता है गर्भवती महिला को? तो 5वें महीने के गर्भावस्था के टाइम में। ठीक है, 5 महीने हो गए तो उसके बाद यानी 20 वीक के बाद होता है। ठीक है, 5 महीने के बाद होगा। ये बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है, बच्चे पर भी बुरा इफ़ेक्ट डाल सकता है और माँ पे भी डाल सकता है। ये आप समझ गए। प्री इक्लेम्पसिया क्या है? तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोटीन आ जाता है, आपके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। ठीक है, प्रोटीन्यूरिया जिसे कह सकते हैं, और ये जो है ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेगा। और ये 20वें सप्ताह यानी 5वें महीने के बाद ये आते हैं लक्षण। अब है कि ये किस कारण होता है, यानी गर्भवती महिला को ऐसी दिक्कत क्यों होती है। इसका कारण अभी तक समझा नहीं गया है कि एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन माना जाता है कि प्लेसेंटा से जुड़ी ये प्रॉब्लम है, जिसमें आपका जो है जेनेटिक फैक्टर के कारण, यानी अगर जो गर्भवती महिला है उनकी माँ को या उनके ख़ानदान में ऐसा ऐसा दिक्कत होता है प्री इक्लेम्पसिया का, तो हो सकता है उनकी गर्भावस्था के दौरान भी उन्हें ये दिक्कत हो। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, अगर इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो ये दिक्कत हो सकती है। और ब्लड वेजल का अगर सही से फंक्शन नहीं हो रहा है तब ये दिक्कत हो सकता है। तो ब्लड वेजल का फंक्शन जो है सही से नहीं हो रहा तब, इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे हैं तब, और एक जो है आपका जेनेटिक फैक्टर है। अब नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स, यानी क्या क्या लक्षण आएंगे। तो प्री इक्लेम्पसिया अगर किसी को होता है तो उससे क्या होगा? सबसे पहली चीज़ है कि उनकी ब्लड प्रेशर यानी जो रक्तचाप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 140/90 से तो बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वेलिंग हो जाएगा, पैर में, हाथ में उनको थोड़ा सा सूजन सा महसूस होगा या बहुत ज़्यादा भी सूजन हो सकता है पैरों में। तो स्वेलिंग स्पेशली ये हाथ में, फेस में, पैर में होता है सूजन। आपके यूरिन में प्रोटीन होगा, प्रोटीन आने लगेगा यानी प्रोटीन्यूरिया हो जाएगा। बहुत तेज़ सिर दर्द होगा, देखने में आपको दिक्कत होगा यानी ब्लरी विजन हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में नहीं देख पाएंगे यानी सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि विजन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, विजन फंक्शन में चेंजेज आ जाएंगे। पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और बैक पेन भी हो सकता है। अचानक से आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि वेट गेन, हेडेक, विजुअल चेंजेज हो सकता है यानी विजन चेंज हो सकता है। जैसे कि आप लाइट से सेंसिटिव हो जाएंगे, लाइट को देख नहीं पाएंगे अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा ही आँख में एकदम अजीब सा लगेगा और धुंधला धुंधला दिखेगा। पेट में दर्द होगा यानी एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, प्रोटीन्यूरिया हो जाएगा। फिर है कि रिस्क फैक्टर क्या है, यानी किस किस को ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो जिसका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहली बार जो गर्भवती हुई हैं, पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, उनको हो सकता है। जिनका बहुत ज़्यादा बच्चा हो गया यानी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, उनको भी हो सकता है। और है कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं एक ही टाइम पेट में, तो ये भी होता है कि ट्विन्स हैं या मल्टीपल बेबी हैं, तो उसमें भी चांस होता है कि ये इनको जो है प्री इक्लेम्पसिया हो जाए। ठीक है, अगर उनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में यानी एक बार वो गर्भवती हुई थी तो उस टाइम अगर उनको प्री इक्लेम्पसिया है तो चांसेज होती हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये दिक्कत उनको हो जाए। अगर कोई महिला बहुत मोटी हैं यानी ओबेसिटी के शिकार हैं
तो उनको भी ये दिक्कत हो सकता है। अगर आप 20 साल से कम हैं, अगर आपका उम्र 20 साल से कम है और आप गर्भवती होती हैं, या फिर 40 साल से ज़्यादा आपका उम्र है और आप गर्भवती होती हैं, तो प्री इक्लेम्सिया की दिक्कत आपको हो सकती है। और भी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें आपको ये जो दिक्कत है प्री इक्लेम्सिया की, वो देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस, यानी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो क्या दिक्कत हो जाएगा अगर किसी को प्री इक्लेम्सिया है। तो प्री इक्लेम्सिया बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन को कर सकते हैं, और वो किसके लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा, तो बच्चे के लिए और माँ के लिए। अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं हुआ तो ये जो है इक्लेम्सिया का रूप ले लेगा। अभी तो प्री इक्लेम्सिया है, वो इक्लेम्सिया का रूप ले लेगा, जो कि सीवियर होता है, बहुत सीरियस कंडीशन है। इसमें मरीज को सीजर्स आने लगते हैं, झटके भी आने लगते हैं। कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन में है कि प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, यानी प्लेसेंटा का डिटैचमेंट हो सकता है यूट्रस से। प्लेसेंटा यूट्रस से जुड़ा होता है और बच्चे को न्यूट्रिशन और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ से निकलते रहता है, और न्यूट्रिशन मिलते रहता है, ऑक्सीजन मिलते रहता है। अब आप सोचिए कि प्लेसेंटा अगर बच्चेदानी के लेयर से, यानी बच्चेदानी से जुड़ा है, और अगर वो हट जाए, निकल जाए, डिटैच हो जाए, तो फिर क्या होगा। हेल्प सिंड्रोम, यानी कि ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत तरह के लक्षण मिलते हैं, जिसमें लीवर और ब्लड से जुड़ी जो है लक्षण आएंगे मरीज को, वही है हेल्प सिंड्रोम। लीवर और ब्लड को ये अफेक्ट करेगा। फिटल का ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, यानी जो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो बच्चे का एक तरह से नहीं, जो ग्रोथ होता है कि वो इतने सेंटीमीटर का, इतने वेट का था और बढ़ते रह रहा है, तो वैसा कुछ नहीं हो पाएगा, यानी उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड फिटल ग्रोथ, ये समझ गए आप कि उनका ग्रोथ, जो भी उनके ऑर्गन्स बन रहे थे, जो भी उनके हाथ पैर सिर मुंह हार्ट और ऑर्गन अंदर के डेवलप हो रहे थे, वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है कि प्लेसेंटल एब्रप्शन, सीजर्स, हेल्प सिंड्रोम, यानी ब्लड और लीवर को भी अफेक्ट कर सकता है, और रेस्ट्रिक्टेड फिटल ग्रोथ। फिर है डायग्नोसिस, यानी प्री इक्लेम्सिया अगर किसी को होता है तो कैसे पता लगाएंगे कि उनको प्री इक्लेम्सिया हो रखा है। तो इसमें हम लोग ब्लड प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे। हर 15-20 मिनट पे या एक घंटे पे हम लोग ब्लड प्रेशर, वो भी मरीज को सिटिंग पोजीशन में लेते हैं, लिटा के नहीं लेते हैं, सिटिंग पोजीशन में कोशिश करते हैं कि बिठाकर उनका ब्लड प्रेशर लिया जाए। प्रोटीन्यूरिया, यानी कि उनके यूरिन में प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन्यूरिया का टेस्ट करेंगे। ठीक है, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन भी करवा सकते हैं, और उनके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी लक्षण आ रहे हैं, उसको अच्छे से देखेंगे और जानेंगे। रेगुलर प्रीनेटल चेकअप करवाएंगे, और पहले ही पता लगाना होता है हमें कि किसी को प्री इक्लेम्सिया तो नहीं हो रखा है, किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हो रखा है, क्योंकि ये सारी जो दिक्कतें हैं वो गर्भवती महिला को हो सकती हैं। तो जब आप जांच कराने आते हैं तो हमेशा इस चीज़ का भी जांच करवाया जाता है। तो आपका यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है, याद करिए कि यूरिन टेस्ट होगा, सीबीसी भी करवा लेते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नापा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यानी कोई बीमारी तो हो गई तो उसका इलाज भी ज़रूरी है। अगर किसी को प्री इक्लेम्सिया हो जाता है तो उसका इलाज क्या है, तो सबसे प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले जो इलाज करते हैं वो है कि कोशिश करते हैं कि बेबी को डिलीवर कर दिया जाए। अगर उनको 6 महीने 7 महीने 8 महीने कभी भी प्री इक्लेम्सिया की दिक्कत हो रही है तो कोशिश किया जाता है कि उनके वाइटल्स नॉर्मल किए जाएं, उनका जो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसको थोड़ा नॉर्मल करके और तुरंत बेबी को डिलीवर किया जाए। ठीक है, बच्चे का जन्म करवाया जाए। डिपेंडिंग ऑन द गेस्टेशनल एज एंड सिवियरिटी ऑफ प्री इक्लेम्सिया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में रिकमेंड इंड्यूसिंग लेबर और परफॉर्म सिजेरियन सेक्शन, यानी मरीज की स्थिति और टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है। ये मरीज़ का अभी जो ये प्रेगनेंसी का टाइम है वो कितना है, 6 महीने है, 5 महीने है, 7 महीने, 8 महीने कितना है, और उनको ये दिक्कत कितना ज़्यादा है, सीवियरिटी कितना है प्री इक्लेम्सिया की। तो ये देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि मरीज़ की नॉर्मल डिलीवरी यानी कि लेबर से करवाया जाए या फिर उनको ऑपरेशन करके बच्चे को डिलीवर किया जाए, यानी सी सेक्शन किया जाए, सिजेरियन सेक्शन से बच्चा डिलीवर किया जाए। ठीक है, कुछ केसेस में होते हैं
If it occurs early in pregnancy, hospitalization and bed rest may be necessary to manage symptoms until it's safe to deliver. क्या होता है कि कुछ कुछ केसेज में अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, ठीक है, और तो अगर आपको पता लग गया कि मरीज़ को प्री एक्लैम्सिया हो रखा है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि मरीज़ का प्रॉपर चेकअप करके और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर लेंगे, यानी हॉस्पिटलाइजेशन करवा देते हैं। मरीज़ हॉस्पिटल में रहेगा, उसकी प्रॉपर देख रेख होगी, उनको पूरा बेड रेस्ट दिया जाएगा, प्रॉपर मेडिकेशन चलेंगी, जो भी ट्रीटमेंट है वो चलेगा, ताकि उनके लक्षण को मैनेज किया जा सके और ये जो प्री एक्लैम्सिया की दिक्कत उनको हुई थी वो थोड़ा सा नॉर्मल किया जा सके, ताकि उनकी जो डिलीवरी है वो सेफली यानी सुरक्षित बच्चे का जन्म हो सके। ठीक है, यानी सेफली, बच्चा भी सेफ़ हो और माँ भी सेफ़ हो। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्री एक्लैम्सिया से बचाव कैसे करें, ये स्थिति आने ही ना दें। वाइल प्री एक्लैम्सिया कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, मतलब कभी कभी ऐसा होता है या फिर हमेशा ऐसा होता है कि इससे बचा नहीं जा सकता। जिसको ये दिक्कत होने वाली है वो हो जाती है। पहले बच्चे के जन्म में अगर ऐसा दिक्कत हुआ था तो दूसरे में हो सकता है ऐसा हो जाए। जिसके ट्विंस हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे, उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। और जो यंगर एज में, बहुत कम एज में या फिर बहुत उम्र ज़्यादा हुई है तब प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो उनको भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या है कि प्रॉपर आपको प्री नेटल केयर करना होगा, यानी जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है उसमें अपना ध्यान रखना होगा, प्रॉपर चेकअप्स करवाने होंगे। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा, सही से खाना है, सही से एक्सरसाइज करना है, चलना फिरना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी खुश रहना है, अच्छे से रहना है। मैनेजिंग प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क, यानी अगर आपको कोई बीमारी हो रखी है तो उसे भी आपको मैनेज करके चलना है, जिससे कि आपका जो रिस्क है इस बीमारी को होने का, प्री एक्लैम्सिया को होने का, वो ना हो। ठीक है, यानी आपका बचाव हो सके। फिर है कि इन सम केसेज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में रिकमेंड लो डोज एस्पिरिन एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि कभी कभी मरीज़ को अगर ऐसी स्थिति होने की संभावना होती है तो डॉक्टर ऐसा ट्राई करते हैं सारे चेकअप्स करने के बाद कि अगर ऐसी दिक्कत हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए पहले ही से उनको जो है एकदम कम डोज दिया जाता है एस्पिरिन का। ठीक है, ताकि मरीज़ को प्री एक्लैम्सिया की शिकायत ना हो। प्री एक्लैम्सिया एक तरह का बहुत सीरियस कंडीशन है जिसमें तुरंत ही मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तुरंत जांच की ज़रूरत है और तुरंत उसके मैनेजमेंट यानी उसके इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, अगर सही टाइम पे पता लग जाता है, सही से मरीज़ को केयर प्रोवाइड किया जाता है तो बच्चा और माँ दोनों सेफ़ हो सकते हैं और बच्चे की डिलीवरी भी सेफली हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने प्रेगनेंसी टाइम में अपना प्रॉपर चेकअप्स करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड, जो भी वैक्सीनेशन, जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर फॉलो करना होता है और डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करते रहना होता है। अगर कोई भी चेंज आपको दिख रहा है, कुछ भी आपको एबनॉर्मल लग रहा है अपने शरीर में, कुछ भी लग रहा है कि हाँ हमको ऐसी दिक्कत हो रही है, उसको नहीं होती थी, अब तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाइए, तुरंत एकदम बिना ही झिझक किए हुए, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ़ रह सके और बच्चा भी आपका सेफ़ रह सके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूमोथोरेक्स। हमने ये तो समझ लिया कि प्री एक्लैम्सिया होता क्या है, किस कारण होता है, क्या लक्षण है, क्या जांच करेंगे, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे उससे बचाव करेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि न्यूमोथोरेक्स क्या है। तो न्यूमोथोरेक्स एक तरह का मेडिकल कंडीशन है, यानी एक तरह की बीमारी है जिसमें आपके प्लूरल स्पेस में हवा भर जाता है, यानी ईयर का प्रेजेंस हो जाता है, ईयर भर जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लूरल स्पेस है वो चेस्ट वॉल और लंग के बीच का एरिया है। क्या है, तो आपका जो लंग है, फेफड़े के ऊपर एक परत होती है जिसे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, एक होता है आपका विसरल प्लूरा कहते हैं, जो लंग्स के ऊपर का लेयर है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं और पेराइटल प्लूरा जो होता है चेस्ट वॉल के तरफ है, और ये जो विसरल और पेराइटल के बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं प्लूरल स्पेस। और अगर उस स्पेस में आपका एयर भर जाए, एयर उपस्थित हो, तो उसे कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि लंग का कोलैप्स भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। अब है कि ये 2 तरह के होते हैं, पहला है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, दूसरा है सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन दोनों टाइप्स को समझते हैं। पहला है प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, ये जो है अचानक से होगा। ठीक है, और ये जो है किसी भी फेफड़े की बीमारी के कारण नहीं होता है,
किसी तरह के ट्रॉमे के कारण नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही यंग एज में ये आपको प्रभावित कर सकता है। आपकी उम्र अगर 18 से कम है, आप बहुत कम उम्र के हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, फिर भी आपको ये प्रभावित कर सकता है। जो स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं, हेल्दी है, उनको भी अचानक से हो सकता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, अचानक से होगा और सीरियस होगा एकदम। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है, अभी ये समझते हैं। ये माना जाता है कि फेफड़े में क्या होता है कि छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, यानी ब्लेब्स होते हैं। ठीक है, वो कभी कभी अचानक फट जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं अचानक से, जिसके कारण प्लूरल स्पेस में एयर इकट्ठा हो जाता है। यानी आपके फेफड़े में छोटे छोटे, आप इमेजिन करिए कि आपने छोटे छोटे वो बॉल्स देखे होंगे जिसको अगर आप पानी में डाल दें तो फूल जाता है। मान के चलिए वैसा ही छोटा छोटा बॉल जो है, जिसे हम लोग यहाँ पे ब्लेब्स कह रहे हैं, स्मॉल एयर सैक्स जो है, जो छोटा छोटा होता है, वैसे लंग्स में भरे हुए हैं। वो क्या होता है कि अचानक से आपका जो है वो रप्चर हो गया, यानी फूट गया, तो उसमें जो एयर है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके प्लूरल स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो न्यूमोथोरेक्स क्रिएट कर देगा, जिसके कारण आपका जो लंग्स है वो कहाँ चला जाएगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो छोटा सिकुड़ते जाएगा, यानी कोलैप्स कर जाएगा आपका एक साइड में। अब आपका है सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स। तो सेकेंडरी में क्या होता है कि ये जो है, अगर कोई आपको फेफड़े की बीमारी है तब हो सकता है, जिसमें COPD, अस्थमा, न्यूमोनिया, कोई ब्रोंकाइटिस, यानी बहुत तरह की दिक्कतें अगर आपको हो रखी है, जिसमें आपका न्यूमोनिया, TB, अस्थमा, COPD, अगर ऐसी दिक्कत आपको है, फेफड़े की बीमारी है, तो सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। आपको अगर ट्रॉमा हो रखा है, कहीं से चोट लग गया और आपके चेस्ट वॉल में फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पे जो है इंजरी हो गई, तो भी एयर आपका वहाँ बन सकता है। एक ओपन न्यूमोथोरेक्स होता है, क्लोज न्यूमोथोरेक्स होता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है। बहुत तरह के न्यूमोथोरेक्स होते हैं, जो सबसे सीरियस है वो है टेंशन न्यूमोथोरेक्स। सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स बहुत ही कॉमन होता है और ये ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स को होता है, ओल्डर इंडिविजुअल को होता है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको ये प्रभावित करता है। प्राइमरी यंगर एज वाले को और ओल्डर एज वाले को क्या प्रभावित करता है, तो सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स। सेकेंडरी का मतलब किसी बीमारी या किसी इंजरी के कारण हो रहा है, और प्राइमरी का मतलब वो खुद ब खुद हो रहा है, यानी आपके फेफड़े में छोटे छोटे एयर कैविटी थे, यानी कि एयर ब्लैब्स थे, जो कि फट गए, अपने आप फूट गए, रप्चर हो गया, और वो जाके एयर जो भी निकला वो कलेक्ट हो गया, यानी जमा हो गया कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में। अब हमारा नेक्स्ट है कॉजेज, यानी किस कारण न्यूमोथोरेक्स होता है। तो बहुत तरह के कारण है। पहला है ट्रॉमा। अगर चेस्ट में अगर ट्रॉमा हो गया, छाती पे चोट लग गई, रिब्स फ्रैक्चर हो गए, या फिर आपका जो है ब्लंट और एक पेनेट्रेटिंग, दो तरह के ट्रॉमा हो सकते हैं। या तो किसी ने चाकू जो है घोंप दिया, आपको चाकू मार दिया, या फिर गोली मार दिया, या फिर हो सकता है कि आपका जो है कहीं से एक्सीडेंट हो गया। इतनी तरह की बहुत तरह की दिक्कतें हैं। गाड़ी से लग गया, बाइक से लग गया, या फिर आपको जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी से भी लग सकता है चोट, कहीं आप गिर गए छत से या कहीं ऊंचाई से, तो इस तरह का ट्रॉमा है। तो रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, चेस्ट में इंजरी हो सकती है और न्यूमोथोरेक्स क्रिएट हो सकता है। मेडिकल प्रोसीडर्स, अगर आपको कुछ ऐसा हॉस्पिटल में बुलाया गया था, अगर आपको कुछ सांस की दिक्कत हो रही है, फेफड़े में दिक्कत हो रही है, तो जांच के लिए बुलाया गया था, और वो जांच ऐसा किया गया कि आपको न्यूमोथोरेक्स हो गया, तो क्या है, मेडिकल प्रोसीडर के दौरान हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ, यानी हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है। उसमें क्या होता है, मान के चलिए आपके फेफड़े से बायोप्सी ली गई, या फिर आपका जो है सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट किया गया, तो वो क्या न्यूमोथोरेक्स क्रिएट कर सकता है। और यही सारी कंडीशन जो है, कभी कभी, हमेशा नहीं कि अगर आपके साथ ये प्रोसीजर हुआ है तो आपको न्यूमोथोरेक्स हो जाए, कभी कभी किसी किसी लोग को ये प्रभावित करती है। यानी कुछ मेडिकल प्रोसीडर्स हैं जिसके कारण आपका जो है न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। कुछ फेफड़े की बीमारी हैं जिसके कारण आपकी जो फेफड़े के टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं टिश्यू, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसमें आपका इम्फाइसिमा है। इम्फाइसिमा में न्यूमोथोरेक्स होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को COPD है, अस्थमा है, न्यूमोनिया है, या फिर उनको जो है ब्रोंकाइटिस हो गया है, इम्फाइसिमा हो गया है, यानी फेफड़े की कोई भी दिक्कत जो है, अगर एक दिक्कत हो रहा है तो दूसरे दिक्कत को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। स्पॉन्टेनियस रप्चर हो रहा है, यानी प्राइमरी कंडीशन में क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस रप्चर हो रहा था, ये आप लोग भूलिएगा नहीं, याद करते चलिए। उसमें क्या था कि छोटे छोटे ब्लैब्स थे जो कि फट रहे थे, रप्चर हो रहे थे,
जिसके कारण जो है न्यूमोथॉरेक्स क्रिएट हो रहा था। तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। एक तो ट्रॉमा, ब्लंट या पेनिट्रेटिंग कैसा भी हो सकता है, किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए, ठीक है। फिर एक कुछ मेडिकल प्रोसीजर के दौरान अगर आपका बायोप्सी लिया गया या फिर कोई कैथेटराइजेशन किया गया वेन में, तो उसके कारण हो सकता है। कुछ कुछ लंग्स की डिजीज़ हैं, कुछ मेडिकल डिजीज़ हैं जिसमें आपका COPD, अस्थमा, एम्फाइसेमा, बहुत तरह की दिक्कतें हैं जिसके कारण न्यूमोनिया हो सकता है। फिर स्पॉन्टेनियस रप्चर, जिसमें जो छोटे छोटे ब्लेब्स थे वो फट जाते हैं कभी कभी। अब नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स। अगर किसी को न्यूमोथॉरेक्स होता है तो क्या क्या लक्षण आएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि कितना सीवियर आपका न्यूमोथॉरेक्स, यानी आपकी कंडीशन कितना ज़्यादा सीरियस है, उस पर लक्षण डिपेंड करेगा। आपको अचानक से बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन हो सकता है, छाती में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, कंधे में भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, रैपिड ब्रीदिंग यानी आपको जो है टैकीपीनिया हो सकता है, आपका रेस्पिरेशन रेट काफ़ी बढ़ सकता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी तो आप बहुत तेज़ जल्दी सांस लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा आराम मिले। आपको जो है चेस्ट में कुछ टाइटनेस सा महसूस होगा, सांस लेंगे आप खुली तौर से ले नहीं पाएंगे, आपको बहुत टाइट सा महसूस होगा। कुछ सीवियर केसेज होते हैं जिसमें लंग्स जो है कोलैप्स कर जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो ऑर्गन्स पे भी बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप मेनली याद रखिए कि अगर किसी को न्यूमोनिया होता है तो सांस लेने में दिक्कत होगी, उनको जो है टैकीपीनिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट भी हो सकता है। उनको जो है चेस्ट टाइटनेस हो सकता है, बहुत सीवियर और सडन चेस्ट पेन भी हो सकता है, उनको खांसी भी आ सकता है, नोजिया वॉमिटिंग जैसी भी लग सकती है, हेडेक हो सकता है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, वो अच्छे से सो नहीं पाएंगे, स्लीप एपनिया भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी को न्यूमोथॉरेक्स हो गया तो आपको कैसे पता है कि वो न्यूमोथॉरेक्स है, आप जांच करवाएंगे। तो अब समझते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या डायग्नोसिस हम लोग करवाएंगे। तो पहला है कि हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अस्कल्टेट कर लेंगे स्टेथोस्कोप के थ्रू, या फिर ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन हैंड से भी होता है, टच करके पैल्पेट करके, परकशन होता है, अस्कल्टेशन होता है और भी बहुत तरह के टेक्निक है जिसके थ्रू एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, हिस्ट्री लेना है मरीज का कि कहीं चोट तो नहीं लगी थी, घर में किसी को ऐसा दिक्कत तो नहीं था, ठीक है, ये सब पूछना है। आपने क्या दवाई ली, क्या आपका पहले से कोई फेफड़े में बीमारी थी, ये सब पूछना है अच्छे से। इमेजिंग स्टडी करवाना है जिसमें आपका CT स्कैन, एक्सरे, MRI ये सब करवा सकते हैं, ये पता करने के लिए कि न्यूमोथॉरेक्स है या कोई और बीमारी है, या है तो ये कितना सीवियर है। और हम लोग कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, अगर बलगम आ रहा है तो बलगम की जाँच करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि डायग्नोसिस कैसे करवाना है, क्या क्या जांचें करवानी है। अब हमें ये भी समझना होगा कि डायग्नोसिस के बाद अगर किसी को न्यूमोथॉरेक्स निकल गया तो उसका इलाज क्या करेंगे, ठीक है। बीमारी पता होने से थोड़ी ना इलाज हो जाएगी, बीमारी का पता ही क्यों लगाते हैं, इलाज ही करने के लिए। तो इसका इलाज क्या है अब हम लोग ये समझेंगे। तो सबसे पहला जो है, इलाज किस पर डिपेंड करेगा, ट्रीटमेंट किस पर डिपेंड करता है कि न्यूमोथॉरेक्स कैसा है, मरीज़ का स्वास्थ्य कैसा है। पहले तो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, स्मॉल स्टेबल न्यूमोथॉरेक्स में रिजॉल्व ऑन देयर ओन विदाउट इंटरवेंशन। अगर बहुत कम एरिया में न्यूमोथॉरेक्स है, बहुत छोटा है और वो ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, एकदम ही दिक्कत नहीं हो रहा, कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है कभी कभी थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रखी है और उनको जो है न्यूमोथॉरेक्स निकला है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह, और अगर उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे उनको कुछ जो है डाइट मेंटेन करने के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, स्पायरोमेट्री करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उनकी कंडीशन ठीक हो जाए। फिर है कि अगर थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि न्यूमोथॉरेक्स हो रखा है मरीज को, तो दूसरा टेक्निक है कि निडिल एस्पिरेशन, यानी कि निडिल चेस्ट कैविटी में डाल देते हैं जिससे कि एयर बाहर निकल जाए, जो एक्सेस एयर है न्यूमोथॉरेक्स बना है वो, तो प्लूरल स्पेस से वो एयर रिलीज हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो आराम थोड़ा मिलेगा मरीज को। फिर एक चेस्ट ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं, चेस्ट ट्यूब डाल देंगे जिससे कि न्यूमोथॉरेक्स जो है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा अगर न्यूमोथॉरेक्स से बहुत ज़्यादा एयर जमा हो गया है तो उसके लिए चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करते हैं। निडिल एस्पिरेशन करते हैं वो तो बस आराम के लिए कि बस प्रेशर रिलीज हो जाए, मरीज को थोड़ा रिलैक्स मिले, आराम मिले।
फिंगर थोरेकोस्टमी भी कर सकते हैं, ठीक। सर्जरी भी कर सकते हैं जिसमें लंग्स में अगर कहीं डैमेज हो गया है, रिब्स फ्रैक्चर हो गए हैं, चेस्ट वॉल में रप्चर हो गया है तो उसे आप रिपेयर करें, तो सर्जरी भी कर सकते हैं। अब हमारा है कि अगर किसी को न्यूमोथॉरेक्स हो रखा है तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या क्या दिक्कतें होंगी मरीज़ को आगे चल के, अगर उसका इलाज सही से नहीं हुआ और बार बार मरीज़ को अगर न्यूमोथॉरेक्स हो रहा है तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है। तो टेंशन न्यूमोथॉरेक्स हो सकता है जो कि एकदम जानलेवा स्थिति है, उसमें इतना ज़्यादा एयर भर जाता है प्लूरल स्पेस में और लंग्स में कि आपका जो हार्ट है और जो भी आसपास के स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन्स हैं, उनको वो डैमेज करने लगता है, बहुत उस पर प्रेशर डालने लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें खुद एयर भरा पड़ा है, खूब स्ट्रेस में है, खुद ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो ये आसपास के ऑर्गन्स पे भी तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रेशन डालेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर डालेगा, तो वो कॉम्प्रेस्ड होंगे आसपास के स्ट्रक्चर। ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, लंग्स कोलैप्स कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। कोई बीमारी है तो उससे बचाव भी तो है। अब कुछ ना कुछ तो बचाव करेंगे ताकि आप उस बीमारी से बच सके, तो अब हम लोग उस बचाव के बारे में जानेंगे। तो आपको है कि शराब नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट इस तरह का कोई धूम्रपान नहीं करना है, यानी स्मोकिंग नहीं करना है। आप जो हैं ऐसे जगह पे नहीं रहिए जहाँ एयर पॉल्यूशन है, जहाँ बहुत गंदगी है, ठीक। तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं आपके फेफड़े को। तो फेफड़े की बीमारी से बचने के लिए आपको स्वच्छ और सुंदर जगह पे रहना है। आपको ऐसे जगह पे नहीं रहना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रखा है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही केमिकल फैक्ट्री है, जहाँ बहुत ज़्यादा ही स्मोक धुएँ निकलते हैं जो कि हार्मफुल है, वैसे जगह पे नहीं रहना है। नहीं तो आपको फेफड़े की बीमारी होंगी और फेफड़े तो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे। आपको धूम्रपान यानी स्मोकिंग तो करना ही नहीं, एकदम बंद कर देना है। आपको जो है अगर हिस्ट्री है कुछ ऐसा कि आपको पहले न्यूमोथॉरेक्स हो रखा है तो आपको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ये नहीं कि आप थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिए, आपको आराम मिल गया और आप छोड़ दिए। ऐसा करेंगे तो बार बार न्यूमोथॉरेक्स होगा और इससे आपकी जान भी जा सकती है अगर ये क्रिटिकल हो गया आगे चल के तो, ठीक है। तो आपको अपने बचाव के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, खाना पीना सही से खाना है, एक्सरसाइज करना है प्रॉपर, धूम्रपान यानी स्मोकिंग नहीं करना है, शराब भी नहीं पीना है। आपको एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण जहाँ हो रखा है, जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ एकदम ख़राब और आपको टॉक्सिक जहाँ से गैसेस निकलते हैं वहाँ पे नहीं रहना है। आपको ऐसे जगह पे काम ही नहीं करना है, फैक्ट्री हो चाहे कहीं भी हो। अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ हार्मफुल गैस निकलते हैं तो वहाँ पे मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेफड़े की बीमारी हो सकती है जिससे जान भी जा सकती है। तो हमने 2 टॉपिक तो पढ़ लिया। पहला था आपका प्री इक्लेम्सिया और दूसरा था न्यूमोथॉरेक्स। आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आए होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्डोमिनल इंजरी, ठीक है। आउटलाइन ऑफ एब्डोमिनल इंजरी आपका एक टॉपिक है सिलेबस में जो कि एग्जाम्स में पूछा गया था, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए ये वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो एब्डोमिनल इंजरी के बारे में चलिए अब हम लोग समझते हैं। एब्डोमिनल इंजरी होता किसके कारण है, एब्डोमिनल इंजरी का मतलब पहले समझते हैं। एब्डोमेन यानी कि जिसको हम आमतौर पे समझते हैं हमारा पेट, लेकिन आप ये नहीं समझते कि एब्डोमेन के अंदर हमारा पेट है, लीवर भी एब्डोमेन के अंदर है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स इस एब्डोमेन के अंदर होते हैं। एब्डोमेन के 9 रीजन्स होते हैं। एब्डोमेन के कहें तो 9 लेयर्स भी होते हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन आप समझिए ये कि एब्डोमेन में यानी कि आपका जो ये पूरा हिस्सा है यानी चेस्ट है आपका, ठीक है। तो समझिए तो आपका जो स्टर्नम है, बीच में जो आपको हड्डी लगती है यहाँ पे फील होता होगा ऊपर, उसका जो निचला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ से आपको हड्डी महसूस होना बंद हो जाए, तो स्टर्नम का जो सबसे नीचे पार्ट है जाइफा स्टर्नम, वहाँ से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो एरिया है और साइड वाला जो है वो सब आपका एब्डोमेन का हिस्सा है, ठीक। यानी कमर तक, कमर से लेकर ऊपर तक ये जो पूरा हिस्सा है बीच का वो आपका क्या है, तो वो आपका एब्डोमेन का हिस्सा है। वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर कभी भी किसी कारणवश अगर उसमें इंजरी होती है तो वो एब्डोमिनल इंजरी कहलाती है। ये बहुत सारे कारण से हो सकती हैं, मेनली ट्रॉमा के कारण होता है। जैसे कि अगर आप कहीं से ऊंचाई से गिर गए, कहीं से भी आप गिर गए, कोई आपको मार दिया, कहीं से कार से एक्सीडेंट हो गया, कहीं बाइक से, साइकिल से, किसी चीज़ से अगर सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है आपका, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में है और आपको चोट लग जाता है, तो फिर बहुत सीरियस दिक्कत हो सकती है और तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। ये जो इंजरी होती हैं वो माइल्ड से लेकर सीवियर यानी थोड़ा कम हो सकता है जो कि नॉर्मल है,
और उसका थोड़ा बहुत इलाज हुआ ठीक हो सकता है, कुछ बहुत सीवियर हो सकते हैं यानी सीरियस हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल हो सकता है कि हाँ चलो दिक्कत हो रही है लेकिन सही से इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। कुछ को तो इलाज की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कभी आप चल रहे हैं तो आपको खुद पेट में कहीं अचानक से चोट लग जाए, लेकिन आपको थोड़ा दर्द होगा लेकिन फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो माइल्ड है। मॉडरेट क्या है कि आपको बहुत दिन तक दिक्कत होते रह रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो आप इलाज ले रहे हैं ठीक हो गया। सीवियर है कि आप दवा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका पेट में नहीं साफ हो रहा, आपको बहुत दिक्कत हो रहा, या फिर हो सकता है कुछ वहाँ से ब्लीड कर रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए सीवियरिटी है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो एब्डोमिनल इंजरी में आपका जो है वहाँ के ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, ब्लड वेजल डैमेज हो सकते हैं, आपके जो वॉल हैं एब्डोमेन के वो डैमेज हो सकते हैं। तो हम लोग अब समझते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले एब्डोमिनल इंजरी समझा हमने, अब समझेंगे किस कारण होता है, कैसे होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि एब्डोमिनल इंजरी कितने तरह के होते हैं। तो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है जिसमें कंट्यूजन एंड ब्रूजिंग हो सकता है, हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, सॉलिड ऑर्गन्स इंजरी हो सकते हैं, हॉलो ऑर्गन इंजरी हो सकते हैं, डायफ्रामेटिक इंजरी हो सकते हैं। तो हमारे पेट में यानी एब्डोमेन में क्या क्या होते हैं पहले ये जानते हैं। लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बहुत सारे ब्लड वेजल्स होते हैं। ब्लैडर होता है, कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का भी पार्ट आता है। आप समझिए कि अगर पेट में अचानक बहुत तेज चोट लग गई और आपके ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो गए, कुछ ब्लड वेजल भी रप्चर हो गए, तो आपको क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी, पेट में दर्द हो सकता है अचानक से बहुत ज़्यादा, आपको जो है इतना दर्द होगा कि आपको बर्दाश्त के बाहर है, आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो आप याद रखिए कि ब्लंट ट्रॉमा में हो सकता है, मान के चलिए कहीं से कार आके लड़ा दिया आपके पेट में, आपको बहुत तेज़ चोट लग गई, कहीं से आप गिर गए और पेट के बल गिरे, बहुत तेज़ चोट लग गई, तो आपके जो है आंतों में चोट लग सकती है, पेट में, यकृत यानी लीवर में, पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाज में, अमाशय जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं आपको, और जो है वहाँ पे ब्लड वेजल रप्चर हो सकते हैं, ब्लड का कलेक्शन हो सकता है, डायफ्राम है वहाँ पे भी इंजरी हो सकती है। अब हमारा क्या है, तो पेनेट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा है। ब्लंट था वो जिसमें चोट लगी और उसमें जो है कुछ नुकीले चीज़ से नहीं लगा है, ब्लंट है, ठीक है। अगर कोई नुकीले चीज़ से लगता है, पेनेट्रेट कर देगा एकदम आपके पेट को, एब्डोमेन को, वो है स्टैब वुंड्स। स्टैब वुंड्स मतलब किसी ने आपको चाकू घोंप दिया। गनशॉट वुंड्स, इम्पैलमेंट इंजरी, कहीं से आपको एकदम नुकीले चीज़ से चोट लग गई, किसी ने गोली मार दिया, किसी ने चाकू मार दिया, तो ऐसी अगर इंजरी है तो वो पेनेट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा है। अगर आपको इस तरह की इंजरी हो रखी है, और भी इसमें आता है कारण, जिसमें आपका है कि कोई आपको GIT डिजीज़ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है, जिसमें कैंसर भी हो सकता है, जिसमें आपका जो है कुछ बहुत तरह के पैथोलॉजिकल कारण होते हैं, कैंसर हो सकता है, कहीं से आपको, मेन तो इंजरी है ट्रॉमा, जिसमें आपको मैंने पेनेट्रेटिंग और ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के बारे में डिटेल में बताया। तो मेनली आपको इस वीडियो में एब्डोमिनल इंजरी के आउटलाइन को समझना है, तो आपको ये सारे कारण याद होने चाहिए, मेन जो है यही लिखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं कि क्या लक्षण आएंगे अगर किसी को एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया, तो क्या लक्षण आएंगे। पहला है कि एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, पेट में दर्द हो सकता है, और टेंडरनेस का मतलब क्या है, जब आप हाथ से टच करते हैं, दबाते हैं पेट को, तो बहुत दर्द होगा। ब्रूसिंग और एब्रेजन ओवर द एब्डोमेन, अगर कहीं से पेट में चोट लगा है तो हो सकता है कि पेट के ऊपर छिल जाए, या फिर वहाँ पे जो है आपको जो है बहुत ही कटा सा दिखे, कट आ सकता है, छिल सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है। रिफर्ड पेन हो सकता है अगर डायफ्रामेटिक इंजरी है, डायफ्राम आपका अगर इंजर्ड हो गया है, घायल हो गया, चोट लग गया उस पर, तो उसके कारण आपका कंधों में दर्द हो सकता है, पीठ में हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आपको पेट में बहुत तेज चोट लग गया, आंतों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो हो सकता है कि आपका जो है पेट साफ ना हो रहा हो, गैस बन रहा हो बहुत ज़्यादा, स्टूल भी जमा हो रहा, पेट जो है फूल सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। साइंस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है और आपका जो है हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट बढ़ रहा है, तो चांसेज होती हैं कि आपको जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, जिसके कारण अंदर इन्फ्लामेशन यानी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होगा, तो हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया। अब नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, यानी कि क्या क्या जांचें करवानी होगी ये पता करने के लिए कि आपको एब्डोमिनल इंजरी हो रखी है तो कैसा है, किस ऑर्गन को डैमेज किया है, क्या दिक्कत है। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, पैल्पेट करेंगे, स्टेथोस्कोप से स्कल्टेट कर सकते हैं, परकशन कर सकते हैं, बहुत तरह के फिजिकल एग्जामिनेशन में भी टेक्निक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे मरीज़ से। हिस्ट्री लेने का मतलब आपको पूछेंगे, मरीज़ से आपको पूछना है कि आपको ये चोट कैसे लगी, कब लगी, कहाँ से लगी, क्यों ये दिक्कत हुआ, कब से हुआ, जो भी पूछना है ये सब पूछ लेंगे अच्छे से। इमेजिंग स्टडी यानी पेट का प्लेन एक्सरे या फिर नॉर्मल एक्सरे लेना है, सीटी स्कैन करवा लेना है, अल्ट्रासाउंड करवा लेना है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लेने हैं क्योंकि ब्लड लॉस भी हो सकता है मरीज़ का चोट के दौरान। तो सीबीसी करवा लेंगे जिसमें हिमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन का पता लग जाएगा, प्लेटलेट का पता लग जाएगा। ब्लड गैस एनालिसिस यानी एबीजी करवा सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी का मतलब क्या होता है, तो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एलएफटी करवा सकते हैं, एस एमाइलेज एस लाइपेज लेवल को देख सकते हैं। अगर पैनक्रियाटिक इंजरी होता है तो एस लाइपेज एस एमाइलेज करवाना ज़रूरी होता है। लीवर इंजरी को पता करने के लिए एलएफटी करवाते हैं, पैनक्रियाटिक इंजरी को पता करने के लिए सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज करवाते हैं। लाइपेज और एमाइलेज दोनों पैनक्रियाटिक इंजरी को जानने के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको पता लग गया कि मरीज़ को पेट में ऐसी दिक्कत है, पैनक्रियाज में इंजरी है, लीवर में इंजरी है और भी मान के चलिए इंटेस्टाइन में इंजरी है, तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट में क्या है। तो सबसे पहले मरीज़ को स्टेबल करना है, एयरवे मैनेजमेंट करना है, ब्रीथिंग सपोर्ट देना है, सर्कुलेशन सपोर्ट करना है, आईवी फ्लूइड देना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अगर मरीज़ का खून का लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हो रखा है, खून की कमी हो रखी है, खून बहुत बह गया था इसके कारण, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, खून चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाना है। आपको जो है एयरवे मैनेज करना है, ब्रीदिंग कंट्रोल करना है और मरीज़ को हो सके तो वेंटिलेशन सपोर्ट दीजिए, सर्कुलेटरी सपोर्ट दीजिए, आईवी फ्लूइड दीजिए ताकि उनका जो है जो फ्लूइड का लेवल है वो बॉडी में मेंटेन हो सके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके। सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है जिसमें आपका एक्सप्लोरेटरी लेपोरेटमी प्रोसीजर है, एक्सप्लोरेटरी लेपोरेटमी यानी ईएल सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी के लिए इंडिकेशन क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पेट में दर्द हो रहा कुछ और आपको जो है कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या परफोरेशन हो गया, आंत फट गई है, आंत में होल हो गया है या फिर आपके पेट में स्टमक में होल हो गया है या किसी पैनक्रियाज में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, एसाइटिस हो गया है, तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी लेपोरेटमी कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी करते हैं उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ताकि वहाँ से जो भी लीकेज हो रहा है, जो भी दिक्कत हो रही है मरीज़ को वो ना हो। लेपेरोस्कोपी करवा सकते हैं, लेपेरोस्कोपी कुछ ही केस में करवाते हैं, मेनली इमरजेंसी प्रोसीडर्स जो भी होते हैं वो आपका ओपन होता है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी लेपोरेटमी के थ्रू होता है और मिड लाइन इंसिजन लगाया जाता है, सुपाइन पोजीशन में होता है। सर्जरी का पूरा प्रोसीजर मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी लेप्रोटमी का, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। लेपेरोस्कोपी कुछ केसेस में करवाते हैं, सब में नहीं करवाते, रेयर है ये। अब हमारा थर्ड क्या है, तो मेनली हम लोग एक देखिए कि नॉर्मली आपको मैनेज करना था, यानी कि आपको मरीज़ को स्टेबल करना था पहले। दूसरा था कि सर्जरी कर देना था। तीसरा है कि जो कि नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, बिना ऑपरेशन के। अगर माइनर इंजरी हो रखी है, थोड़ा बहुत चोट है, तो क्या करना है, ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग फॉर स्टेबल पेशेंट विद माइनर इंजरी और सेलेक्ट केसेज ऑफ सॉलिड ऑर्गन इंजरी। आपको ये डिसाइड कर लेना है, ये पता कर लेना है कि किसको ज़्यादा सीरियस इंजरी हो रखी है और किसको छोटी मोटी चोट है। तो अगर छोटी मोटी चोट है तो ड्रेसिंग कर देंगे प्रॉपर और मेडिकेशन दे देंगे और हमेशा उनको अब थोड़ा फॉलोअप में रखेंगे, एक दो बार उनको ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटरिंग कर लेंगे, यानी जांचें करवा लेंगे और देख रेख में रखेंगे। और कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर ठीक है, नॉर्मल है। पेन मैनेजमेंट, मरीज़ को दर्द हो रहा है तो पेन किलर्स दे देंगे, एनाल्जेसिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर आप इलाज करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं तो उसके बाद कुछ दिक्कत होती है। ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, सही तरीके से इलाज नहीं लेंगे तो कुछ दिक्कत होती है। तो अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है, वुंड डेहिशन, यानी ऑपरेशन होगा, पेट चीरा जाएगा, पेट फाड़ेंगे, पेट में इंसिजन लगाएंगे सीधी भाषा में। ठीक है, तो उसको टाँके लगाए जाते हैं, तो टाँके खुल सकते हैं, वुंड डेहिशंस हो सकता है, वुंड में इन्फेक्शन, वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है,
ब्लड कलेक्शन, ब्लड क्लॉट का कलेक्शन हो सकता है यानी हीमाटोमा, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर इंसिजनल हर्निया हो सकता है, या फिर वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो एब्सेस भी बन सकता है, पेन हो सकता है एब्डोमेन में। ठीक है, अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो अगर परफोरेशन हुआ है तो आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, डेथ भी हो सकता है अगर ज़्यादा दिन तक ऐसे ही छोड़ दिए आप इलाज के बिना। तो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल सकता है, ब्लड में फैल सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, और आपका जो है ऑर्गन और टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आपको याद रखना है कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, यानी ऑपरेशन करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और नॉर्मल अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं करवाएंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मेनली दो पॉइंट याद रखिए कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, सही इलाज नहीं लेते हैं, तो आपका जो है ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है, बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है यानी सेप्टिसीमिया हो सकता है, और जो है आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ऑर्गन पे जो अब इन्फेक्शन जाएगा पूरे फंक्शन को डैमेज करेगा, फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो आपका जो है इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत लंबे समय तक ये बीमारी होगी तब डेथ होगा, इतना आराम से नहीं कि तुरंत 1-2 दिन में हो जाए, वैसा नहीं है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है अगर आप ऑपरेशन करवा लेते हैं तब? उसमें आपको दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ऑपरेशन के बाद, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी, फिस्टुला बन सकता है, हर्निया बन सकता है, इंसिजनल हर्निया, फिर आपका जो है ब्लड क्लॉट्स का कलेक्शन हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है, वुंड एडहेशंस हो सकते हैं यानी किसी कारणवश आपका जो है टाँके खुल सकते हैं। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं जो कि हो सकता है। अब है कि आपका जो प्रोग्नोसिस क्या है, अगर ऑपरेशन हो जाता है, सही ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो क्या मरीज़ का जान बच सकता है, क्या मरीज़ अपना पहले जैसा लाइफ स्टाइल रख सकता है? तो अब ये प्रोग्नोसिस किस पर डिपेंड करेगा कि एब्डोमिनल इंजरी जो है वो किस तरह की है और कितना सीरियस था, कितना सीवियर था वो। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि मरीज़ की स्थिति क्या होगी। तो मेनली जो है अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाता है, पता लग जाता है और इलाज सही से हो जाता है तो मरीज़ की जान बच जाती है और वह सही अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है, नॉर्मल जीवन जो है जी सकता है। अब इस बीमारी से बचाव कैसे करना है? तो बचाव में है कि आपका जो है एक्सीडेंट हो रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रोड पे हो रहा है गाड़ियों से, तो आपको अपना सीट बेल्ट लगा लेना है, प्रॉपर हेलमेट लगाना है, और गाड़ी जो है शराब पी के नहीं चलाना है, प्रॉपर आपको धीरे धीरे गाड़ी चलाना है, और जो स्पीड है नॉर्मल उसमें चलाना है। ठीक, आपको जो है कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है जिससे कि आपको जो है एक्सीडेंट होने का चांस हो, जिसमें आपका है कि स्मोकिंग, अल्कोहल पी के, ड्रग का यूज करके, ये सब करके खा पी के जाने से कोई मतलब नहीं है। ड्रग्स लेके जाते हैं, नशे में रहेंगे, शराब पीते हैं, नशे में रहते हैं, स्मोकिंग करेंगे, आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो ये सब करके नहीं जाना है। फ़ोन पे बात करते हुए नहीं जाना है, आपको रोड अच्छे से क्रॉस करना है। तो आपको जो है कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पूरे अच्छे तरीके से करें, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे पता है कि आप लोग लंबी वीडियो देख के ही पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं एक एक वीडियो करके अपलोड करूँ डेली। सच में 10-20 दिन या 20 दिन 30 दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, और इतने में आपके 80 टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो है मैं 3-3 4-4 करके एक ही वीडियो में पढ़ा रही हूँ, और लगभग वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन हेल्पफुल है आप लोग के लिए। तो एब्डोमिनल इंजरी आप लोग समझ लिए, तो एक बात ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसको सही समय पर तुरंत जांच करवाएं और तुरंत उसका इलाज लें, तो आपकी भी जान बच जाएगी और आपके परिवार वाले भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और इतनी लंबी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ताकि उनको पढ़ने में हेल्प मिले। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो से हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ फीडबैक तो दिया करिए ताकि कुछ तो मोटिवेशन मिले। तो ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।